और ये तस्वीरें बेहद ही महत्वपूर्ण आपको हम दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह मथुरा से जो आगाज हुआ है मिशन मथुरा पर अमित शाह निकले हुए हैं। पवन गौड़ हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पवन, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, आप जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा मंच पर कौन कौन लोग मौजूद हैं और वहां पर दरअसल क्या एक संदेश देने की कोशिश हो रही है। देखिए, संदेश साफ है क्योंकि अब पहले चरण का मतदान होना है मथुरा में। 10 फरवरी को मतदान होना है, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और उनको जीत का मंत्र देंगे, बताएंगे कि किस तरह से यहाँ मथुरा में और ब्रज के विकास के लिए योगी सरकार ने और केंद्र की मोदी सरकार ने काम किया है और किन विकास की बातों के साथ उनको जनता में जाना है। क्योंकि लगातार इस इलेक्शन कमीशन ने अभी 31 तारीख तक जो बड़ी रैलियां हैं उन पर रोक लगाई हुई है कोरोना के चलते। तो ऐसे में डोर टू डोर कैंपेन का जो कार्यक्रम है वो लगातार सभी कार्यकर्ता करें, नेता करें, डोर टू डोर जनता के बीच में जाएं और जनता को बताएं उनकी सरकार के द्वारा क्या काम किए गए हैं। तो ये सब चीजें इस बैठक के अंदर होंगी। इसके अलावा जो दूसरी बैठक जो होगी वो संगठन को लेकर होगी कि चुनाव की क्या तैयारियां हैं पार्टी के द्वारा। और जब क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे जी उसमें 5 में से 4 सीट बीजेपी जीती थी, लेकिन इस बार लक्ष्य जो है वो 5 सीट जीतने का है। तो ऐसे में अमित शाह के द्वारा एक प्रभावी रणनीति तैयार की जाएगी पूरी, किस तरह से 5 सीट पर फिर से बीजेपी जीत जाए। डोर टू डोर कैंपेन हो या कार्यकर्ता या बूथ मैनेजमेंट की अगर बात हो तो इन सब चीजों को लेकर चर्चा की जाएगी और उन सब चीज को लेकर कार्यकर्ता और नेताओं को जीत का मंत्र अमित शाह देंगे। बिल्कुल, और ये भी खबरें हैं कि डॉक्टर्स, वकीलों से और शिक्षकों से भी वो बात करेंगे और प्रबुद्ध जनों से संवाद करेंगे। पवन, देखिए, ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है ये प्रभावी मतदाता सम्मेलन इसको नाम दिया गया है। इसमें जो प्रभावी मतदाता जो होते हैं समाज के, चाहे वो डॉक्टरों की बात हो या इंजीनियर्स की बात हो या समाज के जो और प्रतिष्ठित लोग हों, उन सबके साथ ये प्रभावी मतदाता सम्मेलन है। इस सम्मेलन में तमाम लोग जो आए हुए हैं उनको अमित शाह बताएंगे उनकी सरकार के द्वारा कौन कौन से काम किए गए हैं या आगे कौन कौन से काम रोड मैप में उनकी सरकार के दिमाग में है। तो ऐसे में एक जो प्रभावी मतदाता है उसको उसके दिमाग में एक माहौल तैयार करने की कोशिश होगी कि उनकी सरकार के, बीजेपी सरकार के द्वारा कौन कौन से काम किए गए हैं और आगे उनका रोड मैप क्या है, जिससे कि वो समाज में जाकर प्रभावी व्यक्ति एक प्रभाव रखता है, वो जमीनी स्तर पर जाकर ये संदेश दे जो अमित शाह यहाँ से पहुंचा रहे हैं। इसके साथ साथ कार्यकर्ता और नेताओं में भी, जब बड़ा कोई नेता संगठन का यहाँ अपने कार्यकर्ता और नेताओं से बातचीत करता है तो उनमें भी ऊर्जा का संचार होता है और अमित शाह इस मामले में एक्सपर्ट माने जाते हैं। वो सीधे जब बात करते हैं, संवाद करते हैं तो अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ता तक बातचीत करते हैं। 2014 में जब वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी बने तो उन्होंने ही बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता के साथ अपना संवाद शुरू किया था। बूथ जो कार्यकर्ता है उसके साथ सम्मेलन करना शुरू किया था। क्योंकि जब ऐसा होता है कई सारे चुनाव से पहले कई सारे कार्यकर्ताओं में एक नाराजगी की भावना पैदा हो जाती है, कभी कुछ बातें पार्टी की पसंद नहीं आती हैं। तो ऐसे में जब सबसे बड़ा नेता पार्टी का अगर वहां कार्यकर्ताओं से सीधे जाके बातचीत करता है तो उनकी नाराजगी दूर हो जाती है और वो कार्यकर्ता फिर से पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए वहां लग जाता है। तो ऐसे में अमित शाह जो है वो लगातार ये काम करते हुए आए हैं और वही काम फिर से करने के लिए मथुरा पहुंचे हैं, जिससे कि कार्यकर्ता और नेताओं में फिर से ऊर्जा का संचार किया जा सके। और वो क्योंकि प्रभावी तौर पर, क्योंकि बहुत वक्त बचा नहीं है, 10 से 12 दिन का वक्त सिर्फ यहाँ पहले फेज की वोटिंग में बचा है, तो उसमें वो लगातार जुट जाए, पूरी मेहनत के साथ जुट जाए और बीजेपी को 5 की 5 सीट पूरे मथुरा लोकसभा से वो जिताकर भेजे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी चुनौती और कमान जो है खुद अमित शाह ने संभाली हुई है। और पवन, अगर हम पिछले 3 से 4 दिनों की पूरी एक्सरसाइज देखें तो बहुत जबरदस्त घेरेबंदी कर दी गई और खबरें हैं कि अब अखिलेश यादव भी पश्चिम की तरफ आएंगे और अब कुछ एक कार्यक्रम जयंत के साथ करेंगे। देखिए, जाहिर तौर पर क्योंकि पहले और दूसरे चरण का जो मतदान है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज क्षेत्र में होना है, तो ऐसे में सभी पार्टियों के जो नेता हैं वो यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज के क्षेत्र के दौरे पर हैं। अगर अखिलेश यादव की बात करें और जयंत चौधरी की बात करें तो आज एक ताजा प्रेस कॉन्फ्रेंस मुजफ्फरनगर के अंदर कर सकते हैं। कल खुद अमित शाह गृह मंत्री ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम जो जाट नेता हैं उनके साथ मुलाकात की, बातचीत की और उनको कहीं एक नाराजगी जो बताई जा रही थी जाट समुदाय के बीच में उसको दूर करने का प्रयास अमित शाह ने कल यहाँ किया है। आज तमाम जो और बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों
गृह मंत्री हों, ये सब लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री खुद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, वो गाजियाबाद और मोदीनगर जाएंगे। तो ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो अपनी रणनीति उन्होंने पुख्ता कर ली है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 31 जनवरी तक बड़ी रैली और रोड शो पर रोक लगाई हुई है कोरोना के चलते। तो ऐसे में इस पर बातचीत करेंगे। एक तस्वीर सामने आई है, वो अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा दे। खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया तीसरी बार फिर से चुनाव मैदान में, और इस बार ये सीट वीवीआईपी हो जाती है, क्योंकि अब वो वहीं से विधायक रहे और अब लास्ट में आपने देखा कि जब मुख्यमंत्री बदले गए वहां पर 2 और तीसरे मुख्यमंत्री वो बनते हैं, तो चर्चा बहुत ज्यादा रही। उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं, सबसे आखिरी विधानसभा खटीमा है और यहां से नामांकन दाखिल करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इस तस्वीर को बकायदा आप ये समझिए कि जब नतीजे आएंगे तब तक याद किया जाएगा। अब सुनिए, प्रतिक्रिया लेने की उनकी कोशिश हो रही है, लेकिन हाँ, डॉक्यूमेंट वर्क जब वो कर रहे थे वो सारी तस्वीरें हमारे सामने आई हैं, वो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और एक तरफ आप देख रहे हैं मथुरा में अमित शाह है और जो घेरेबंदी हुई है पश्चिम की जबरदस्त तरीके से। कल जो है भाईचारा सम्मेलन हुआ, माना गया कि जो थोड़ी बहुत भी नाराजगी है वो दूर कर दी जाएगी जाट समाज की पश्चिम में, क्योंकि उनका अच्छा खासा दबदबा है तकरीबन 90 सीटों पर, और 30 से ज़्यादा ऐसी सीटें जहां पर वो संख्या में 14% से ज़्यादा हैं अगर उनका फीसद निकाला जाए, तो उस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण। और फिर हम जब पश्चिम यूपी की बात करते हैं तो पश्चिम यूपी ने ही 2014 में, 2017 में और 2019 में सबसे ज्यादा वोट दिए हैं बीजेपी को। हम आपको सुनाएंगे अमित शाह क्या कहते हैं, यहां से वो क्या संदेश देते हैं। पत्रकार भी बैठ जाए या तो कोने में चले जाओ। भारत माता की, भारत माता की। भाई आप सब लोग जो देर से आए हो बैठ जाओ, वहीं पर बैठ जाइए प्लीज। पत्रकार भी बैठ जाए भाई, या तो कोने में चले जाओ। अरे आपको कह रहा हूं मैं, बैठ जाओ या तो कोने में चले जाओ। मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, ब्रज क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान रजनीकांत माहेश्वरी जी, यहां पर उपस्थित हमारे सारे विधायक के प्रत्याशीगण, श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी। लक्ष्मी नारायण जी खड़े हो जाइए भाई, ताली बजाओ लक्ष्मी नारायण जी के लिए। श्री पूरन प्रकाश जी बलदेव के विधायक है। गोवर्धन के प्रत्याशी आगे राउंड है, वहीं पर है। श्रीकांत जी भी मेरे साथ अभी राउंड में थे और राउंड में गए हैं। श्रीकांत जी भी आ गए हैं। और आज यहां विशेष जो वृंदावन मथुरा से संतगण उपस्थित है, इनके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और आज इस छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण बैठक में आए हुए मथुरा वृंदावन के प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं 2022 के यूपी इलेक्शन के 2022 के यूपी इलेक्शन के हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करने आया हूं। क्योंकि कोरोना के कारण चुनाव आयोग ने एक छोटी सी मीटिंगें करने की आचार संहिता बनाई है। भारतीय जनता पार्टी भी आचार संहिता का सम्मान करती है और हम सभी ने तय किया है कि इस प्रकार के संवाद के माध्यम से और संवाद को मीडिया के माध्यम से घर घर पहुंचाकर इस बार चुनाव प्रचार किया। मित्रों, आज मैं जब मथुरा में आया हूं, ये मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन न केवल उत्तर प्रदेश, देश भर के लोगों का श्रद्धा केंद्र है। क्योंकि यही क्षेत्र है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने
श्री कृष्ण बनने की प्रक्रिया की शुरुआत करी। कान्हा को श्री कृष्ण बनाने वाला क्षेत्र यही। कहीं पर भी जाते हैं, अगर मालूम पड़ जाएगा, आप देश में कहीं पर भी जाइए, मालूम पड़ जाएगा वृंदावन से आए हैं तो तुरंत बोलेंगे राधे राधे, तुरंत बोलेंगे। और न केवल देश, दुनिया भर के अंदर समर्पण भाव के लिए राधा जी का जो कृष्ण के प्रति समर्पण था, जो भक्ति थी, उसके लिए कृष्ण के आगे भी आज हम राधा का नाम देते हैं, राधे कृष्ण बोलते हैं। और ये भूमि, यही भूमि पर ढेर सारे अत्याचारों को करने वाले कंस का वध भी हुआ। 3 महीने से लेकर 14 साल की आयु तक जितने भी असुरों को भेजा, प्रभु ने इसका संहार भी इस भूमि पर किया और धर्म की स्थापना करने का काम किया था। मथुरा की दिव्यता, भव्यता लौटाना, उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई को जरा भी कम करे बगैर उसको आधुनिक से आधुनिक तीर्थ स्थान बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। और इस दिशा में 5 साल में ढेर सारे काम हुए, ढेर सारे कदम उठा गए। और मगर मैं इस पर जरा बाद में आऊंगा। सबसे पहले कार्यक्रम के माध्यम से व्रज क्षेत्र की समग्र जनता को मैं 2 हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि चाहे चुनाव 14 का हो, 17 का हो, 22 का हो, व्रज के डिब्बे जब खुलते हैं सिर्फ कमल ही कमल दिखाई दे। मैं तीनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ यहां जुड़ा रहा। 2013 में मैं यहां प्रभारी बनकर आया था। 14 में चुनाव हुआ। उत्तर प्रदेश ने मन खोलकर भोले शंकर की तरह मोदी जी की झोली वोटों से भर दी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 17 में आया, हमने कहा कि मोदी जी को बिठाने से कुछ नहीं होता, जहां तक उत्तर प्रदेश में व्यवस्था नहीं बदलती है, उत्तर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता। आपने मोदी जी की अपील का सम्मान करते हुए 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत। और फिर से 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए, उस वक्त भी मैं अध्यक्ष था। आपने किसी की सुने बगैर हमेशा की तरह आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को। इसलिए मैं व्रज क्षेत्र की जनता को कहने आया हूं, इस 7.5 साल में देश और उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन हुआ है, इसका अगर सीधा यश किसी को देना है तो मैं बेझिझक उत्तर प्रदेश की महान जनता को देकर उसका धन्यवाद करूं। और इस बार यूपी का जो चुनाव है, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, भाइयों बहनों, युवाओं, ये यूपी के चुनाव को विधायक का चुनाव मत समझिए, किसी को मंत्री मुख्यमंत्री बनने का चुनाव मत समझिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले देश में भारत के भाग्य का निर्णय करने वाला चुनाव, क्योंकि देश के सबसे बड़ा सूबा है। 22 करोड़ से ज्यादा मतदाता अगर विकसित नहीं होता है प्रदेश, तो देश का विकास भी पिछड़ा रहेगा। और अब तो हमारे यहां कहते हैं, नैनिहाल में भोजन करने बैठो और मां परोसने वाली हो तो कोई दिक्कत आती है भाई? खाने में आती है? बताओ। अब यूपी का विकास करना है, आपने वोट भी दिए और मोदी जी भी उत्तर प्रदेश से जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने हैं। यूपी वालों को तो दोनों हाथों में लड्डू है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश किस पार्टी के हाथ में, किस विचारधारा के हाथ में जाएगा, इसका चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने के पहले
उत्तर प्रदेश ने लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। सपा आती थी, एक जाति का काम करती थी, बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का सूत्र है। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो किसी एक जाति की नहीं, संपूर्ण समाज की। आपने 2017 में ही जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर राज करने वाली पार्टियों को दरकिनार कर दिया। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए? राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली, जातिवाद परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है, राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? 5 साल हो गए योगी सरकार को। अखिलेश बाबू, नोटों की ढेर निकलते हैं आपके लोगों के यहां से, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है। हमने लोगों का जो पैसा था, लोगों का जो अधिकार था, उसको अपने घर में पहुंचाने का काम किया है। मित्रों, उत्तर प्रदेश को हम सब जानते हैं, मगर तनिक मैं 5 साल पहले ले जाना चाहता हूं। समाजवादी की पार्टी की सरकार थी। गुंडा राज था या नहीं था? बताओ भाई, जरा जोर से बोलो, था या नहीं था? बाहुबली परेशान करते थे या नहीं करते? बहन बच्चियों को सम्मान, उसका अपमान होता था या नहीं होता था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, जो बाहुबली से पहले पुलिस डरती थी, वो पुलिस से डरकर गले में पट्टी लगाकर सरेंडर कर रहे हैं, सरेंडर कर रहे हैं। और जब इन पर गाज गिरती है, अखिलेश जी के पेट में दर्द होता है। कहीं आजम खान, कहीं मुख्तार अंसारी, न जाने कितने कितने फैला कर रखे थे। आजम खान को पकड़ा तो सीआरपीसी की सारी धाराएं कम पड़ गई, इतने केस आजम खान पर लद गए। और मित्रों, मैं आपको ये कहने आया हूं, सिर्फ 2000 करोड़ की भूमि, सरकारी संपत्ति, ये माफियाओं ने जो कब्ज की थी, उसको खाली कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में योगी आदित्यनाथ ने किया है। मित्रों, यहां पर कानून का शासन करने लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। और अखिलेश बाबू, आप कानून और व्यवस्था का सवाल उठाते हो, जरा चुल्लू भर पानी में डूब मरो, आपको बोलने का कोई अधिकार नहीं। मैं आंकड़े लेकर आया हूं। अखिलेश बाबू, मैं आपको कहना चाहता हूं, बहन मायावती जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, कल मेरी बात का सार्वजनिक जवाब दीजिए। अखिलेश बाबू के शासन से भारतीय जनता पार्टी के शासन में डकैती में 70% कमी हुई है। कितनी हुई है भाई? लूट में 72% की कमी हुई है। कितनी हुई है? हत्या में 29% की कमी हुई। कितने प्रतिशत की? और अपहरण के अंदर 35% की कमी, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में। और अगर आप इसका जवाब देना चाहते हो तो जरूर दे दो,
मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है, हमारा युवा मोर्चा का कोई कार्यकर्ता अगर आपको आंकड़े दिखा जाएगा। ये जो दावे करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपके शासन के अंदर सुशासन क्यों नहीं है, यहां कानून का राज क्यों नहीं आया। और मित्रों, उत्तर प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था खस्ता हाल, लाले पड़ गए थे तनख्वाह करने के। आज 5 ही साल में उत्तर प्रदेश भारत की दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था है। एक बार और आशीर्वाद दे दो, राधे राधे कर कर अगले 5 साल में नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने का काम भारतीय जनता। मित्रों, यहां बहुत सारी माताएं बहनें भी बैठी हैं। अब तो बोतल का जमाना आ गया है, परंतु पहले मटकी लेने जाते थे तो मटकी को ठीक से टकोरा लगाते थे या नहीं लगाते थे? जरा जोर से बोलो भाई, लगाते थे या नहीं लगाते? तो ये 100 रुपये की मटकी को टकोरा लगा लगा कर लेते हैं। 5 साल तक जिनको यूपी देना है, इस पर तो एक बार टकोरा लगा देना। और अगर टकोरा लगाओगे तो जवाब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी पर ही आएगा। मित्रों, कबीर साहब ने बहुत खूब कहा है, कबीर लोहा एक है गढ़ने में है फेर, ताही का बख्तर बने ताही की शमशीर। लोहा ही होता है, गढ़ने में परिवर्तन हो। यही उत्तर प्रदेश था, यही पुलिस थी, मगर शासन किसके हाथ में है, इसका परिवर्तन है। आज श्रीकांत शर्मा यहां बैठा है। श्रीकांत को मैंने मेरे साथ कार्यालय में काम करते हुए देखा है। इतने युवा कार्यकर्ता को इतने बड़े राज्य का हमने ऊर्जा मंत्री बना दिया। जिले जिले में, मुझे बताओ भैया, जिले जिले में बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है या नहीं हुआ है? शहरों में 24 घंटा बिजली आती है या नहीं आती? गांव में 20 से 23 घंटा बिजली आती है या नहीं आती? पहले आती थी क्या? आती थी क्या? तो कबीर साहब यही कहते हैं कि लोहे से ढाल भी बन सकती है, शमशीर भी बन सकती है। शासन अगर अखिलेश के हाथ में है तो गुंडों का राज होगा, शासन अगर भाजपा के हाथ में है तो विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। मित्रों, हमने गुंडा राज से मुक्त किया है, आतंकवाद से मुक्त किया है, दंगों से मुक्त करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, यहां पर ढेर सारे काम यहां पर किए गए हैं। मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाना चाहता हूं, कुछ जरूर बताऊंगा। भगवान परशुराम के नाम पर यहां प्रदेश में परशुराम पार्क का निर्माण हम कर रहे हैं। यहां पर वृंदावन के अंदर ढेर सारे काम भी हमने चालू किए हैं। मथुरा में भव्य कृष्ण महोत्सव का उत्सव कर कर दुनिया भर के यात्री मथुरा में आए, ये परंपरा को भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र के 10 किलोमीटर में तीर्थ स्थल घोषित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वृंदावन, बरसाना, गोवर्धन, बलदेव, नंदगांव, राधाकुंड और गोकुल जैसे धामों को तीर्थ स्थान घोषित कर कर उसकी महत्ता और पवित्रता और दिव्यता को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। व्रज तीर्थ विकास परिषद की हमने स्थापना की है। व्रज परंपराओं की सभी छटाओं, सांस्कृतिक पर्यावरण संबंधी भी चिंता यही समिति कर रही है और आने वाले दिनों में विश्व भर का पर्यटन यहाँ आए, इस प्रकार का हमने आयोजन किया है। बांके बिहारी मंदिर की 22 कुंज गलियों और कृष्ण जन्मस्थान के मार्गों का विकास, मैं पहले भी आया हूं, आज भी बांके बिहारी की गलियों में जाकर आया हूं। बहुत बड़ा अंतर देखकर मन को बहुत शांति मिलती है। बांके बिहारी मंदिर की 23 कुंज गलियों को भी विकास कर रहा है। लगभग मथुरा वृंदावन निगम क्षेत्र में 70,000 घरों को, जिसमें सबसे ज्यादा गरीब घर है,
उनको शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने रामायण सर्किट, महाभारत सर्किट, शक्तिपीठ सर्किट, आध्यात्म सर्किट, जैन सर्किट और सूफी सर्किट को भी चालू कर धार्मिक पर्यटन को पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ावा देने का काम किया है। मित्रों, मोदी जी की जब सरकार आई तब मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार देश के करोड़ों गरीबों, आदिवासियों और दलितों की सरकार होगी, पिछड़े समाज की सरकार होगी। और मोदी सरकार ने 7.5 साल में इसको चरितार्थ कर दिखाया है। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। अखिलेश भाई सुनते हो तो जरा जवाब दे देना कि आपके शासन में और बहन जी के शासन में 20 साल में ये सब क्यों नहीं हुआ था? जरा जवाब तो देना। आपने भी कम शासन नहीं किया है। देना चाहिए नहीं देना चाहिए भाई? जरा जोर से बोलो, देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मित्रों, 1,67,00,000 गरीबों के घर में मोदी जी ने गैस का चूल्हा फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाकर धुएं से मुक्त। एक गरीब के घर में जब गैस का चूल्हा पहुंचता है तो पूरा घर धुएं से मुक्त हो जाता है। बीमार आदमी का तो भला होता है, खाना पकाने वाली मां की आंख की ज्योति भी नहीं जाती, फेफड़े भी इसके सलामत रहते हैं। लगभग 2,61,00,000 शौचालय बना रहे। 2,61,00,000 घर ऐसे थे जिसमें शौचालय नहीं था। मित्रों, वो परिवार की महिलाओं की स्थिति की आप कल्पना करते हो? इसलिए उत्तर प्रदेश में शौचालय को इज्जत घर नाम दिया है, जिसने महिलाओं का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। आजादी के 70 साल के बाद वो मां, बहन, बेटी शर्मसार होती थी। आज मोदी जी ने ये 2,61,00,000 परिवारों की 10 करोड़ बहनों को, भाइयों को आज शौचालय देकर उनका सम्मान करना का काम किया। मातृवंदना योजना में 40 लाख लोगों को लाभान्वित किया गया। 1,41,00,000 घर ऐसे थे जिसमें आजादी के 70 साल के बाद बिजली नहीं थी। अब ये कहते हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। अरे भाई अखिलेश, आप तो बिजली ही नहीं दे पाएंगे, मुफ्त की क्या बात करते हो आप? जो बिजली नहीं दे पाया वो मुफ्त दे सकता है क्या? बताओ भाई, दे सकता है क्या? 1,41,00,000 घरों को निःशुल्क विद्युत देने का काम श्रीकांत शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। स्वनिधि योजना में 8,80,000 रेहड़ी पटरी वाले भाइयों को मोदी जी ने लोन देकर उनके जीवन को कोरोना काल में पटरी पर चढ़ाने का काम किया है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन 6 लाख से ज्यादा लोगों को दिया गया है। और उत्तर प्रदेश में जब कोरोना आया तब आप मानकर चलिएगा कि सबको डर था कि उत्तर प्रदेश के अंदर ज्यादातर आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। किसी की रेहड़ी पटरी बंद हो जाएगी, किसी की ऑटो बंद हो जाएगी, किसी का कल कारखाने छोटे छोटे बंद हो जाएंगे। ये लोग खाएंगे क्या? कोई बचत तो होती नहीं। दिन का कमाकर शाम को खाते हैं। क्या होगा? मोदी जी ने 16 करोड़ लोगों को 2 साल से मुफ्त अनाज देकर उनके जीवन निर्वाह को आगे बढ़ाने का। विश्व में कहीं पर भी चले जाइए मित्रों, कोई भी प्रांत में चले जाइए, कोई भी देश में चले जाइए, देश में 80 करोड़ और उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को खाने का अन्न नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचाया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं के सर पर नहीं है, इसका आशीर्वाद ये वृंदावन और मथुरा की जनता के सर पर है। क्योंकि सरकार तो आपने बनाई, आप सरकार न बनाते तो ये कैसे होता? प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों के पास घर नहीं थे। अखिलेश बाबू सुन लेना, गरीबों की बात करते रहे आप, घर नहीं थे गरीबों के लिए। 42 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में घर देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। योगी आदित्यनाथ ने इसको नीचे तक पहुंचा है। 2,54,00,000 किसानों को हर साल 6,000 रुपया, 37,000 करोड़ रुपया हमने सीधा इसके बैंक अकाउंट में पहुंचाया है।
अखिलेश शिवपाल की जोड़ी सुन ले, कोई बिचौलिया नहीं है, पैसे अब सीधे बैंक अकाउंट के अंदर जाते हैं और लगभग 15 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना का कार्ड देकर 15 करोड़ लोगों को 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 1,66,00,000 किसान क्रेडिट कार्ड दिए। मैं गन्ना के क्षेत्र में आया हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूं। अखिलेश बाबू गन्ने की भी बात करते हैं। भैया अखिलेश, आपके राज्य में रिकॉर्ड लेकर आओ जनता के सामने, कितना पेमेंट हुआ था? ये बुआ भतीजा दोनों के राज्य में 55,000 करोड़ का पेमेंट हुआ था। कितना हुआ था? जोर से बोलो भाई। भारतीय जनता पार्टी ने 1,48,000 करोड़ रुपया का पेमेंट। ये बुआ भतीजा के राज्य में 42 गन्ना मिले थी, 21 कर गए, 21 बंद कर दी ना, उसमें गबन भी हुआ, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। हमारे राज्य में एक भी नहीं बंद हुई और 20 की क्षमता विस्तरण का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये गन्ने की बात करते हैं। मोदी जी ने इथेनॉल खरीदकर गन्ना किसान को मजबूत किया। रॉ शुगर पर इंपोर्ट की ड्यूटी डालकर शुगर के दाम, चीनी के दाम बैलेंस कर किसान को अच्छा गन्ने का दाम मिले, ये सुनिश्चित किया है। और मित्रों, लॉकडाउन के अंदर भी ये मिलें बंद नहीं हुई, ये मिलें चलती ही रही और ढेर सारे उसके कारीगरों को और गन्ना किसानों को अपना भुगतान समय पर मिलता है। मित्रों, ये प्रदेश, एक ही प्रदेश ऐसा है उत्तराखंड बनने के बाद भी जहां सबसे ज्यादा संत महंत विराजमान होते हैं। चाहे चित्रकूट हो, चाहे काशी हो, चाहे वृंदावन, ढेर सारे संतों महात्माओं का यहाँ डेरा लगा रहता है। क्यों लगा रहता है भाई? क्योंकि यही तो भूमि है जहां से हमारी संस्कृति पनपी। महाभारत, रामायण, ये सभी इसी भूमि पर हुए। ढेर सारे अपने श्रद्धा केंद्रों का जीर्णोद्धार नहीं होता। मित्रों, आप मुझे बताओ, मोदी जी की सरकार न होती तो राम जन्मभूमि का मंदिर संभव था क्या? होता क्या? बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनता क्या? विंध्यवासिनी का पुनर्निर्माण होता क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने वोट बैंक की चिंता करे बगैर समाज के श्रद्धा केंद्रों को फिर से दैदीप्यमान करने का काम किया है। मित्रों, आपने दूसरी बार मोदी जी को वोट दिया? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? हमें हमेशा कहते थे, अखिलेश जी हमेशा कहते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे मगर तिथि नहीं बताएंगे। अखिलेश जी, भूमि पूजन हो गया है, आपको निमंत्रण है, आप भी आ जाना जब ध्वजारोहण। मित्रों, 70 साल से भारतीय जनता पार्टी मांग करती थी कि कश्मीर के अंदर धारा 370 उखाड़कर फेंक देनी चाहिए। ये पूरा का पूरा कश्मीर ये भारत का है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पूरा देश इसके साथ सहमत था, मगर धारा 370 को वोट बैंक की लालच में कोई छूता नहीं था। आपने दूसरी बार सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक, और जो कहते थे संसद में मेरे सामने खड़े रहकर कहते थे खून की नदियां बन जाएगी, कंकर भी डालना नहीं डाला, पत्थर छोड़ो कंकर भी नहीं डाला। और आज वो कश्मीर भारत माता का मुकुटमणि देश का भिन्न हिस्सा होकर गौरव के साथ भारत के नक्शे का हिस्सा है। मित्रों, पहले देश की सुरक्षा को एक कांग्रेस, सपा, बसपा सभी लोग ताक पर रखते थे। एक समाजवादी पार्टी के नेता ने कह दिया बॉर्डर पर फेंसिंग की क्या जरूरत है, खोल दो। सहमत हो भैया? सहमत हो?
अरे परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, काहे को चिंता करते हो आप। एक जमाना था कि आए दिन वहां से आलिया मालिया जमालिया आते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे और पैरों से रौंद कर अपमानित करते थे। मोदी जी की सरकार बनी, उरी पर हमला किया, पुलवामा पर हमला किया, 10 ही दिनों में पहले सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही देश की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है और ये देनी भी चाहिए मित्रों। और उत्तर प्रदेश जैसा बड़ा सूबा, सीमाएं उत्तर प्रदेश की भी नेपाल से सटी हुई, ये सीमांत राज्य है, यहां पर भी सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। यहां पर प्रशासन, कानून और व्यवस्था ठीक रहनी चाहिए। और मैं कह सकता हूं मित्रों, हमने सपा को भी देखा है, बसपा को भी देखा है, राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी को भी देखा है। ये कोई रख सकता है क्या? जवाब दीजिए जरा, कोई ये उत्तर प्रदेश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? देश को सुरक्षित रख सकते हैं क्या? कश्मीर को संभाल सकते हैं क्या? ये केवल और केवल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है मित्रों, और कोई नहीं कर सकता। आप सब ने तय करना पड़ेगा, आप सब ने तय करना पड़ेगा कि आप व्यक्ति को चुनना चाहते हो या उत्तर प्रदेश और देश को चुनना चाहते हो। आप सब ने तय करना पड़ेगा कि आप पार्टी को चुनना चाहते हो या उत्तर प्रदेश और देश को चुनना चाहते हो। उत्तर प्रदेश और देश को अगर चुनना है तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे इसको कोई सुरक्षित नहीं रख सकता मित्रों। अतः मेरा निवेदन है कि हर बार की तरह 2014, 2017 और 2019 की तरह मैं करबद्ध निवेदन करने आया हूं कि हमारी झोली कमल के फूलों से भर दीजिए। और ये बांके बिहारी की भूमि पर, ये मथुरा की भूमि पर, पवित्र भूमि पर खड़ा रहकर कहता हूं, हमारा वादा है कि उत्तर प्रदेश को सुरक्षित भी रखेंगे, सलामत भी रखेंगे, विकसित भी बनाएंगे और देश में नंबर 1 बनाएंगे। आप सभी लोग इतनी देर से बैठे हैं और मुझे शांति से सुना, हमारे सभी प्रत्याशियों को आशीर्वाद भी दिया, इसलिए अंत में करबद्ध होकर आपका धन्यवाद कर मेरी बात को विराम देता हूं। वंदे मातरम। क्षेत्रीय स्पेशली उन्होंने बिजली के मुद्दे पर घेरा, किसानों के मुद्दे पर घेरा, विकास के मुद्दे पर वो घेरा और बाकायदा जिक्र करते हैं कि डाटा ले आइए और फिर हमसे बात कीजिए, यानी कि आंकड़ों के जरिए भी वो घेरने की कोशिश करते हैं। पश्चिम की जंग वैसे दिलचस्प हो गई है, ये आप समझ सकते हैं। अमित शाह को आपने सुना, विकास देखने का अखिलेश जी को न्योता है, उन्होंने न्योता दिया है, हमारी जो झोली है वो कमल के फूलों से भर दीजिए, यानी कि वोट कीजिए। लोगों से जो है उनकी अपील, आपने हर बार हमें सहयोग किया है, वो यही बात कहते हुए नजर आए। यूपी में हमने कानून का राज कायम किया है, पहले असुरक्षित माहौल था। ब्रज क्षेत्र की जनता का धन्यवाद वो कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे थे। आपने सुना उन्हें। बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम। और फिर इसके बाद जो है गृह मंत्री का एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है मथुरा के बाद ग्रेटर नोएडा में है और वहाँ भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। और लेकिन ये तस्वीरें मथुरा से हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी से भारत के भाग्य का फैसला होगा। और पिछले दिनों भी आपने सुना होगा, गृह मंत्री ने कहा था कि आप यहां से योगी जी को जिताइए, तभी केंद्र में मोदी जी यानी कि बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने आंकड़ों का जिक्र किया, 29% अपराध में कमी आई है, अगले 5 वर्ष में यूपी नंबर 1 होगा। उसकी इकोनॉमी को लेकर हम काम कर रहे हैं, मास्टर प्लान है, हमने गुंडा राज से मुक्ति दिलाई। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और जो बड़ी बातें उन्होंने कही वो भी हम आपको बता रहे हैं। धारा 370 का भी जिक्र किया है उन्होंने। बीजेपी पूरे समाज के साथ है, हमने महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है, पिछली सरकार में गुंडा राज था, यूपी में हमने कानून का राज कायम किया।
शौचालय योजनाओं से नारी जो है सबसे ज्यादा वो लाभान्वित हुई, तो ये भी जिक्र किया। सभी प्रत्याशियों को जिताने की मांग की उन्होंने। मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन वही क्षेत्र है जहां कान्हा को श्री कृष्ण बनाया। यहां के लोग जहां भी जाते हैं तो राधे राधे कहते हैं। इसी भूमि पर अत्याचारी कंस का वध कृष्ण ने किया। 5 साल में विकास के कई काम हुए हैं। ये वो बड़ी बात है जो उन्होंने कही, मैं आपको बता रही हूं। तो काफी आक्रामक जो है वो यहाँ पर रहे और आंकड़ों के जरिए कहा कि ठीक है आप आइए, और आंकड़ों के जरिए बहस का न्योता उन्होंने जरूर दिया। उनके शासन का वो जिक्र करते हैं। 2022 के चुनाव में जिताने की अपील करने आया हूं। कोरोना के कारण प्रोटोकॉल है, इसलिए हमने तय किया है कि हम इस बार छोटी छोटी बैठकें करेंगे। तो ये गृह मंत्री जो है कहते हुए नजर आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी का जिक्र करेंगे। उन्होंने खटीमा विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया। अपने 2 प्रस्तावकों के साथ सीएम पुष्कर धामी ने अपना नामांकन दाखिल किया। ये मौका तीसरी बार सीएम धामी को मिला है जब बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। इससे पहले सीएम धामी ने 2012 में और 2017 में भाजपा विधायक के तौर पर नामांकन किया था, जबकि 2022 में सीएम होते हुए भाजपा प्रत्याशी के तौर पर आज नामांकन किया है। नामांकन करने से पहले पुष्कर धामी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, उनके साथ भोजन किया, इसके बाद मंदिर में जाकर पूजा भी की, तब नामांकन किया। सर, नामांकन के लिए जा रहे हैं, क्या कहते हैं? खटीमा क्षेत्र की महान देवतुल्य जनता से पूरा उनका आशीर्वाद मिलेगा और इस बार हमारी उत्तराखंड के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। भाजपा से तीसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं, तो जीत की भी हैट्रिक की उम्मीद है? हाँ, निश्चित रूप से इस क्षेत्र की जनता ने हमेशा मुझे अपना आशीर्वाद दिया है और इस बार भी देंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि इस खटीमा की जो जनता है उनने हमेशा आशीर्वाद दिया है। तीसरी बार नामांकन के साथ वो यहाँ पर जीत के हैट्रिक करेंगे, ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है। कमलेश भट्ट, न्यूज़ 18, खटीमा। तो उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, चुनाव शबाब पर है। देहरादून से बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। टिहरी सीट से पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ेंगे किशोर उपाध्याय। ये लगभग सुबह से हम आपको बता रहे थे, चर्चा तो थी ही इस नाम की। इस सीट को बकायदा छोड़ा गया था और अब ये भी तय हो गया है। टिकट की भी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। वैसे पार्टी ने किशोर उपाध्याय को सिंबल सौंप दिया। पार्टी महामंत्री अजय कुमार ने सौंपा सिंबल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने आज ही बीजेपी को ज्वाइन किया है और ये माना जा रहा है कि अंदर खाने ऐसी खबरें रही कि इस सीट को बकायदा इसी वजह से छोड़ा गया था कि जब वो पार्टी में आएंगे तो फिर उन्हें टिकट दी जाएगी। और मौजूदा जो विधायक हैं उन्होंने नाराजगी पहले ही जाहिर कर दी थी। कभी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे और कांग्रेस में एक माइलस्टोन की तरह माने जाने वाले किशोर उपाध्याय अब भाजपाई हो चुके हैं। सर, क्या कारण रहा कि विचारधारा एकदम से चेंज हो गई? नहीं, आप कौन सी विचारधारा की बात कर रहे हैं? कांग्रेस में आप कांग्रेस के एक माइलस्टोन थे, कांग्रेस के प्रतीक का प्रदेश अध्यक्ष। आप ये देखिए ना कि राजनीतिक विचारधाराओं में आज साम्यता आ गई है। अगर आप उसका विश्लेषण करेंगे, मैं जो मेरे सरोकार हैं, तब चाहे वो हिमालय को लेकर के हैं, मेरे या कांग्रेस नहीं। देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी नेता धन सिंह नेगी कांग्रेस में शामिल हो गए। देखिए, बड़ा दिलचस्प आज का दिन है। ये पूर्व सीएम हरीश रावत ने उनकी ज्वाइनिंग कराई है। टिहरी से बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी, कांग्रेस उन्हें टिहरी से उम्मीदवार घोषित करेगी। यानी कि दोनों ही पार्टी के नेता एक दूसरी पार्टी में गए हैं और टिहरी ही वो सीट है जहां पर दोनों ताल ठोकेंगे। जब किशोर उपाध्याय बीजेपी में आए तो फिर उनको धन सिंह नेगी को ये मालूम चला कि उनकी टिकट कट जाएगी। वो कांग्रेस में आ गए और तस्वीरें उनके कांग्रेस में आने की भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी विधायक है वैसे धन सिंह नेगी, और टिहरी से बीजेपी विधायक धन सिंह नेगी का हम जिक्र करें, कांग्रेस उन्हें अपना टिहरी से उम्मीदवार घोषित कर सकती है। इनका मैंने भी जनता के हित के काम किए हैं। जनता में मैंने वो काम किया है जो मैंने जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे करना चाहिए था। और मुझे आज बात का अफसोस है कि मेरी पार्टी ने मेरे साथ धोखा दिया है। एक व्यक्ति ने मेरी पार्टी का टिकट, मेरा जो टिकट था उसको 10 करोड़ में खरीदा है और इसलिए मैं क्षेत्र की भावनाएं बड़ी आहत हुई हैं और मैंने आज निर्णय लिया है कि मैं
जिस पार्टी में इस प्रकार से मेरा सम्मान गिराया गया है, मैंने आज कांग्रेस ज्वाइन किया और निश्चित रूप से टिहरी के विकास करने के लिए किया है। तो भाई साहब क्या रुद्रपुर से बड़ी खबर आ रही है। राजकुमार ठुकराल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से टिकट कटने से नाराज हुए ठुकराल निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। ठुकराल, ये खबर आ रही, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को भेज दिया इस्तीफा। टिकट कटने से वो नाराज हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि उन्होंने इस्तीफा भेज दिया है और अब निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। और अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो संभावना पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस ने कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल दिए। हरीश रावत अब लालकुआं से चुनाव लड़ेंगे। हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। डोईवाला से भी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल दिया। डोईवाला से गौरव चौधरी कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। पहले डोईवाला से मोहित उनियाल को टिकट मिला था। ज्वालापुर से रवि बहादुर को टिकट मिला। पहले ज्वालापुर से बरखा रानी उम्मीदवार थी। कालाडूंगी से महेश शर्मा को टिकट, सल्ट से रणजीत रावत को टिकट, रामनगर से महेंद्र पाल, चौपट्टा खाल से केसर सिंह नेगी, नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत को उम्मीदवार कांग्रेस ने बनाया है। पूर्व सीएम कांग्रेस के इलेक्शन कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत अब लालकुआं से इलेक्शन लड़ेंगे। सर, जो कुछ हुआ इसको आप कैसे, इस मीनिंग को कैसे देखेंगे? पार्टी का आदेश सिरोधार्य है और पार्टी ने जो निर्णय लिया है वो कांग्रेस की बेहतरी के लिए लिया है। हमारी जीत की संभावनाएं सभी क्षेत्रों में और बढ़ी हैं और हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। सर, आप अभी तक रामनगर थे, वहां तमाम झगड़े थे, अब आप लालकुआं आ गए, क्या वो झगड़े समाप्त हो गए हैं? सर, पूरी देखिए, ये आकांक्षाओं होती हैं, वो आकांक्षाएं जब प्रस्फुटित होती हैं तो उसको झगड़े के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। नैनीताल के पूर्व विधायक सरिता आर्या की जाति प्रमाण पत्रों पर सरिता के कांग्रेस पर लगाए आरोपों पर संजीव आर्या ने जवाब दिया। संजीव आर्या ने कहा है कि सरिता आर्या की पार्टी के दूसरे दावेदारों ने ये काम किया होगा। अगर मुझे ये काम करना होता तो 2017 के चुनाव में कर सकते थे। सरिता आर्या कांग्रेस को इस मामले में कटघरे में खड़ी कर रही है। सरिता आर्या की जाति प्रमाण पत्रों को फर्जी बताते हुए निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई, जिस पर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। ठीक है, दोनों अध्यक्ष आ गए। पार्टियां हैं या जो प्रत्याशी हैं वो सभी इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को परेशान करना इस समय सभी का एक मकसद हो रहा है कि सरिता आर्या चुनाव भी ना लड़े। तो इस तरह की साजिशें मेरे प्रति हो रही हैं। मुझे ऐसा एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।